हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सॉरी, आज थोड़ा ऑफिस से आने में लेट हो गया, बट ठीक है। क्लासेस को मैं सीक्वेंस में ही रखता हूँ। क्लासेस मिस करना गलत बात है। आप भी मिस मत करना। मैं भी कोशिश करता हूँ मैं क्लासेस को जितना रेगुलर रख सकूँ उतना रखूँगा। पंचुअल तो मैं लगभग लोग कर ही देता हूँ। ठीक है, चलो। मिसलेनियस के दो टॉपिक बचे थे। कल हमने अच्छे खासे मिसलेनियस टॉपिक से कुछ बताओ क्या क्या देखा। निधि कंपनीज देखा हमने, गवर्नमेंट कंपनीज देखा हमने, रिमूवल ऑफ नेम देखा हमने, फ्रॉड का 447 देखा। आज इसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। सर दो टॉपिक पढ़ने हैं हमें आज, डोरमेंट कंपनी एंड रजिस्टर वैल्यूअर। देखो, बहुत टॉपिक है। ठीक है, रजिस्टर वैल्यूअर में सेक्शन 247 तो है ही है। सॉरी, रूल्स बहुत है। अब सर बहुत रूल्स है तो पूरा रूल्स पढ़ना पड़ेगा। देखो, पढ़ रहे हो मिसलेनियस, अगर इतना ही पढ़ाना होता तो इसको अलग से नाम देता चैप्टर का, रजिस्टर वैल्यू। और ठीक है, मिसलेनियस में क्यों डाला? तो बस इसलिए डाला कि आप कम से कम सब में से देखो, इतना ही चैप्टर, इतनी निधि कंपनीज है, रिमूवल ऑफ नेम है, गवर्नमेंट कंपनीज है, 447 है, गवर्नमेंट कंपनीज है। यार सबको मिसलेनियस है तो मिसलेनियस टाइप्स को इज्जत दो। सबको जानो, कंसेप्ट क्या है थोड़ा देख लो, सब कुछ देख लो। अगर तुम सोचो सब में डीप में जाने का तो भाई इनका कंपनीज एक्ट इसके लिए अलग चैप्टर बनाया था, नहीं बनाया ना, मिसलेनियस में डाला ना। तो बस उसको आराम से करके ना, जो लिखवाऊंगा उतना देख लो। इंपॉर्टेंट जहाँ बोलूंगा वहाँ कर लेना। इस बार मिसलेनियस से रजिस्टर वैल्यू पूछ दिया है तो मेरे अंदाज से, अगर स्मार्ट स्टडी कर रहे हो तो मिस रजिस्टर वैल्यू आने के चांसेस कम है। ठीक है, आने के चांसेस कहाँ ज़्यादा है? रिमूवल ऑफ नेम और गवर्नमेंट कंपनीज, या गवर्नमेंट कंपनीज पे भी अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, चांसेस वहाँ पे फिर भी देख के जाएंगे, पढ़ेंगे भी हम। ठीक है, चलो। सर व्हाट इज डोरमेंट कंपनी? सिंपल मैं बोलता हूँ, आधी मरी हुई कंपनी। सर वाइंडिंग ऑफ कंपनी, खत्म कंपनी। तो डोरमेंट कंपनी क्या होता है? अभी बस कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सिंपल है कि ये खोखली कंपनी होती है अभी। बस आपने बना दिया है। मान लो कि ये दो लोग थे, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, एक कंपनी आज बना दिया है। और ये कंपनी इसलिए बनाया ना कि मान लो 2025 में, ये 2023 में कंपनी बना दिया, मान लो 2025 में कोई प्रोजेक्ट आएंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन स्टार्ट होंगे। तो 2025 में हो सके तो ये दोनों लोग फ्री ना हो, तो काम किया, अभी क्या किया, कंपनी इंकॉर्पोरेट करके छोड़ दिया, उनका नाम दे दिया डोरमेंट कंपनी। तो क्यों बनाया? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। क्यों बनाया? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। अभी बना के रख दिया, सारे कंप्लाइंसेस अभी फॉलो कर दिए, मे बी बोथ आर फ्री राइट नाउ। तो अभी दोनों ने क्या कर दिया, बना के खत्म कर दिया, क्योंकि 2025 में हो सके काम ज़्यादा आएगा, फिर वो कंपनी कॉर्पोरेट में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, अभी एक कंपनी बना देते हैं, उसको नाम देते हैं डोरमेंट कंपनी। सर डोरमेंट कंपनी होता क्या है? कोई अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब डोरमेंट कंपनी बनती है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होल्ड करने के लिए, अभी बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो लॉ की लैंग्वेज देखते हैं। देखो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं करेंगे इसको, लिमिटेड चीज़ है, लिमिटेड चीज़ पढ़ लो। मिसलेनियस चैप्टर का नाम ही है, 4 से 5 नंबर आता ही आता है। अभी तो ऑब्जेक्टिव 2 नंबर और आ जाएगा, तो 5 से 6 नंबर चैप्टर होता है। ठीक है, इतना करवा दिया हूँ मैं आपको कि आप इसमें क्वेश्चन आएगा तो हाथ नहीं खड़े करके आओगे, लिख के आओगे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ क्या अच्छे लिख के आओगे इसमें आप। चलो सुनो, वेयर कंपनी इज फॉर्म, ठीक है, वेयर कंपनी इज फॉर्म एंड रजिस्टर, जस्ट वेट, वेयर कंपनी इज फॉर्म एंड रजिस्टर फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। ठीक है, कंपनी क्या की है, कंपनी बनी है और रजिस्टर भी हुए, क्यों? क्योंकि कोई फ्यूचर में प्रोजेक्ट आने वाला है। ठीक है, ये याद रखना, फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट आने वाला, उसके क्या किया हमने, आज ही कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया, कंपनी को रजिस्टर कर दिया। और विल होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या कोई एसेट को होल्ड करने के चक्कर के लिए हमने क्या किया, मान लो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए हमने एक डोमेन कंपनी बना लिया कि डोमेन कंपनी बन जाएगी, एसेट होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो मेन याद रखना, मेन यहाँ पे ध्यान रखना क्या, देखो डोमेन कंपनी कब होती है, डोमेन कंपनी क्या मेन मुद्दा है, कंपनी फॉर्म को रजिस्टर की है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, इस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट आने वाला है उसके लिए आज कंपनी ड्रॉप कर दी। और क्या किया, और ये इसलिए बनाया गया कि विल होल्ड, विल मतलब करेगी, एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्यूचर में कोई एसेट आएंगे इंटेलेक्चुअल होल्ड करने वाली, इसलिए कंपनी में क्या किया, डोमेन कंपनी बना के छोड़ दिया। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अब इसमें आता है सबसे मेन लाइन, कहते हैं पंच लाइन, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो समझ आ गया डोमेन कंपनी क्या होता है। सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, भाई सेल परचेज, बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब ऐसी कंपनी, सुनो, ऐसी कंपनी
ठीक है, ये कंपनी जो फ्यूचर में क्या करने वाली है, फ्यूचर में क्या करने वाली है, कोई प्रोजेक्ट के लिए काम करने वाली है। अभी कुछ नहीं है, अभी खोखली कंपनी है, फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने वाले हैं, और अभी इस कंपनी में ना कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है सर। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब भाई सिंपल से समझो, ऑपरेशन वाले ट्रांजेक्शंस, डे टू डे ऑपरेशन, मतलब सेल परचेज। तो सर लॉ में ऐसे लिखा है, नहीं, लॉ में लिखा है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस वो होते हैं इनको छोड़ के। किनको छोड़ के? आरओसी की पेमेंट छोड़ के। मतलब कोई कंपनी अगर डोरमेंट कंपनी है, वो आरओसी को पेमेंट कर रही है, तो क्या वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है? नहीं, आरओसी पेमेंट जेन्युइन है भाई, कंपनी रिटर्न फाइल करी, उसका पेमेंट लग रहा है, तो ये डोरमेंट कंपनी कोई कंपनी हो, रिटर्न फाइल तो करेगी। तो बोला कि आरओसी का पेमेंट हो गया, रिटर्न फाइलिंग हो गया, इनको छोड़ के जो भी होता है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस होता है। तो सर सिंपल से ये समझ लो, सिग्निफिकेंट अकाउंट, मान लो कंपनी में आ गया कि कंपनी डोरमेंट कंपनी बोल दिया फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और वो आरओसी पेमेंट करती है टाइम टू टाइम, क्या आरओसी पेमेंट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन? नहीं, इसको एक्सक्लूड किया। आरओसी पेमेंट हो गया, या मान लो ऐसा जेन्युइन पेमेंट जो कर नहीं पड़ता, चाहे वो डोरमेंट कंपनी होती है, नॉर्मल कंपनी होती है, रिटर्न का पेमेंट हो गया, ठीक है, तो ये सब पेमेंट करना ही पड़ता हमें, ठीक है, ठीक है, याद रखना। अब क्या होता है, अब मान लो बोल देंगे सेल परचेज हो रहा है, तो भाई सेल परचेज होना फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस हो गया फिर तो डोरमेंट कंपनी फिर वो डोरमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। सेल परचेज हो रहा है, तुम प्रॉपर बिजनेस चला रहे हो और बोल रहे हो तुम फ्यूचर में कंपनी को बनाया फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, भाई तुम्हारा कंपनी तो अभी रन कर रहा है, सेल परचेज कर रहा है, ठीक है। तो डोरमेंट कंपनी वो होती है जहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारा गेम इसी पे है, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। और एन इनएक्टिव कंपनी, ठीक है। अब क्या है, वो इनएक्टिव कंपनी है, मैं दो है, देखो डोरमेंट कंपनी क्या हो गया, हमने देख लिया फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बन गई, जिसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं है। और क्या बोल दिया, और वो कंपनी जो इनएक्टिव है, ये सेकंड, मान लो ये सेकंड पॉइंट बोल दिया, इनएक्टिव कंपनी बोल दिया, और ये बोल दिया ये फर्स्ट पॉइंट, तो ये दोनों डोरमेंट में कहलाएगी। तो सर इनएक्टिव क्या होता है, आपके दिमाग में से इनएक्टिव कंपनी क्या होता है, जो एक्टिव नहीं है। हाँ, अब सुनो इनएक्टिव को कैसे डिफाइन किया, सुनो, which has not been carrying any business, ठीक है, प्लस हैज नॉट मेक एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है, ड्यूरिंग दी, अब इंपॉर्टेंट वर्ड आना एमसीक्यू के लिए भी, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सर इनएक्टिव कंपनी क्या हुई नहीं, सुनो, कंपनी क्या हुई, यहाँ पे मान लो 31 मार्च 2016 तक प्रॉपर थी, यहाँ पे 2 साल से ना कंपनी है ना कोई भी बिजनेस नहीं कैरी कर रही है, अब कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। सब अभी बार दिखा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है, डे टू डे ऑपरेशन वाले एक्सपेंसेस या इनकम, सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब कंपनी खोखली हो चुकी है, तो वो क्या हो जाती है। लेकिन कब, कितने साल, 2 फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल की बात कर रहा है, फाइनेंशियल वाला 1 अप्रैल वाला, तो 1 अप्रैल वाला जो 2 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कुछ नहीं कर रही है ना, कुछ नहीं कर रही है ना, तो कंपनी इनएक्टिव हो जाती है। तो इनएक्टिव होते ही क्या होता है, वो डोरमेंट होते नहीं, हमें कंपनी को एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है डोरमेंट होने के लिए, ठीक है। तो होने के लिए डोरमेंट कंपनी की एलिजिबिलिटी को टच कर देती है, बट ये डोरमेंट नहीं हो जाती है। डोरमेंट के लिए फिर तुम्हें एप्लीकेशन आ रहा है, कंपनी तुम इनएक्टिव हो गई हो, एक काम करो तुम डोरमेंट का एप्लीकेशन डाल दो, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग हो नहीं रहा है। तो 2 साइड से डोरमेंट हो सकती है, बार बार समझना, 2 साइड से डोरमेंट हो सकती है। एक तो क्या होता है, एक तो क्या हुआ है, कंपनी फॉर्म ही कर रहे हो तुम, जब अभी कंपनी बनाने जा रहे हो, नॉक कर रहे हो आरओसी के पास, कंपनी बनाने जा रहे हो, बोल रहे हो कि देखो हम अभी कुछ नहीं करने वाले हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट है, हमें डोरमेंट कहला दो, ठीक है। दूसरी क्या होगी, कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, बट लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर में ना कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुआ या कोई बिजनेस नहीं हुआ है। अब क्या होगा, ये डोरमेंट की एलिजिबिलिटी कंडीशन को अट्रैक्ट कर दिया, बट ये डोरमेंट हुई नहीं है। अब कंपनी एप्लीकेशन फाइल करेगी, सर हमें डोरमेंट बना दो, हमें अभी क्या करो, आधा मार दो, हमें अभी डोरमेंट बना दो, हम कुछ नहीं करने वाले, 2 साल में कुछ नहीं हुआ है, हमें डोरमेंट बना दो, हम आगे जब एक्टिव होंगे फिर हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे, पक्का। चलो ठीक है, अब यहां भी नहीं माना, इसके साथ और कंडीशन ऐड किया, ठीक है, सुनते रहो, प्लस हैज नॉट फाइल, ठीक है, हैज नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। सर ये क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC 4, एनुअल रिटर्न MGT 7, एक एनुअल रिटर्न कंपनी को फाइल करना पड़ता है। सर हर कंपनी को, डोरमेंट पब्लिक, हाँ हर कंपनी को फाइल करना पड़ता है, सर डोरमेंट है वो फाइल करना पड़ेगा भाई, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट से कंपनी को फाइल करना पड़ता है, भले कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं हो रहा, नील फाइल करो, बट फाइल करके आना। तो 2 साइड, इनएक्टिव कंपनी का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे हो सकता है, जिस कंपनी ने
कोई भी बिजनेस कैरी नहीं किया है एंड हैज नॉट मेक एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कितने 2 साल में, और वो 2 साल में क्या बोला, हैज नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, ठीक है, ऑफ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, सिंपल सी बात है, लास्ट 2 फाइनेंशियल तुम एनुअल रिटर्न ये सब नहीं फाइल कर रहे हो और तुम 2 साल से क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रहे, मतलब सिंपल सी बात, तुम्हें लगा कि तुम कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, तुम्हें एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं थी, अगर नहीं किया तुमने तो भी तुम डोरमेंट हो जाओगे। तो डोरमेंट होने की कंडीशन याद रखना, लास्ट 2 साल से क्या हो रहा है, तुमने कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं किया है, प्लस तुमने क्या किया है, कुछ भी एनुअल रिटर्न और ये MJT7 AOC4 फाइल नहीं किया है, तो तुम क्या हो गए, इनएक्टिव कंपनी। तो इनएक्टिव हो गए तो तुम डोरमेंट कंपनी की एलिजिबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो कंपनी एक काम करो, एक फाइल करो डोरमेंट कंपनी बनने के लिए। तो इनएक्टिव कंपनी बनने की कंडीशन याद रखना, याद दिमाग में कर लेना, 2 साल दोनों जगह 2 साल है, यहाँ भी 2 साल है, यहाँ पे 2 साल क्या बिजनेस ऑपरेशन नहीं करने का, यहाँ पे 2 साल क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करने का। अब सुनो, पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है, टू ROC और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस और ROC अलॉटमेंट शेयर्स, और सुनते जाओ, और क्या बोला सुनते जाओ, दिमाग में, और मेंटेनेंस और पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस। देखो मैं जहां जहां गोल करूंगा वहां समझ लेना, सुनो, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस, रिकॉर्ड्स, रेंट, ठीक है, सुनते हो, अगर कंपनी ने ये सब पेमेंट किया, क्वेश्चन आता है, अगर कंपनी ने ROC को पेमेंट किया कुछ, या कंपनी ने क्या क्या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए पेमेंट किया, या कंपनी ने मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस पेमेंट, भाई ऑफिस खोल रखा है, डोरमेंट कंपनी नहीं, अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट होल्ड करेगी, बट तुमने डोरमेंट कंपनी का ऑफिस होल्ड कर रखा है, रेंट आ रहा है उसका, तुमने मान लो 15,000 रुपीज़ में ऑफिस होल्ड किया, तुम हाँ साल का तुम 1,80,000 रुपीज़ रेंट दे रहे हो, तो तुम रेंट दे रहे हो, क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुआ, नहीं, तो ये सारे क्या हुई, ये सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, एक कंपनी बनी, उसने क्या किया, रेंट पे किया, तो आप सोचोगे रेंट पे किया तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस हुआ, नहीं यार, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस में एक्सक्लूड होता है ये। सर ROC को पेमेंट किया तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब जेन्युइन खर्चे होंगे। सर सेल परचेज की कॉन्ट्रैक्ट की तो तब भाई वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस होती है। तो डोरमेंट कंपनी कब होता है, जिसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ना हो। तो ये सब ट्रांजेक्शन का डोरमेंट कंपनी में हो रहा है, मान लो ये डोरमेंट कंपनी है, अगर इसमें मान लो ROC का पेमेंट हो रहा है, रेंट हो रहा है, तो ये सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होती है, तो भी ये डोरमेंट हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे लिख दे कि इसने सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो भाई ये तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो गया। अब तुम सेल परचेज कर रहे हो, तुम बोले तुम डोरमेंट हो, पागल हो, तुम इनएक्टिव कंपनी हो ही नहीं, तुम डोरमेंट कंपनी हो ही नहीं, तुम जबरदस्ती का डोरमेंट बोले, तुम सेल परचेज प्रॉपर कर रहे हो, ठीक है, तो ये डोरमेंट नहीं कहलाएगी। तो याद रखना, ROC पेमेंट, रेंट पेमेंट इज नॉट ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। अब सर कैसे होगा डोरमेंट बनने के, क्या करना पड़ेगा, सुनो, कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर्म नंबर याद रख लेना, याद हो जाता हूँ, इन MSc मिसलेनियस पढ़ रहे हो, याद रखना, ऐसे याद रखना, मिसलेनियस 1, ठीक है, आफ्टर मतलब प्लस आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। सर जनरल मीटिंग मतलब AGM EGM जो भी हो, जनरल मीटिंग होता है, ठीक है, और ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, समझे, क्या समझे। सर कंपनी ने, मान लो कंपनी इनएक्टिव कंपनी हो गई, यहाँ पे किस लिए आया, कंपनी इनएक्टिव हो गई, या कंपनी मान लो डोरमेंट स्टार्टिंग, दो जगह कंपनी डोरमेंट में जाती है, कब कंपनी स्टार्टिंग से क्या जा रही है, फ्यूचर प्रोजेक्ट जा रही है, कंपनी बोली हम कुछ नहीं करने वाले, फ्यूचर प्रोजेक्ट है, हमें डोरमेंट बना दो। सेकंड क्या है, कंपनी इनएक्टिव हो गई, इनएक्टिव होने का डोरमेंट हो जाए, नहीं हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोले, डोरमेंट बना दो, यहाँ एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो दोनों जगह क्या आ रहा है, यहाँ पे फाइल कर रही है, कुछ ना कुछ फाइल कर रहे हैं, तो कहाँ फाइल कर रहे हैं, किस फॉर्म में, तो MSc 1 में फाइल कर रहा है कंपनी, ठीक है। और कैसे फाइल करेंगे, यहाँ पे तो भाई डोरमेंट कंपनी में, ठीक है, और एक्टिव हम कैसे फाइल करेंगे, तो MSc 1 हमारा फॉर्म नंबर है, ये क्या है, फॉर्म नंबर, और हम क्या लेंगे, SR पास करेंगे, SR में पता होगा 75% का, ठीक है, इन जनरल मीटिंग AGM EGM जो करवा लो, और नहीं तो ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ शेयर होल्डर्स, लगभग देखा जाए दोनों सेम ही चीज होता है, 3/4 शेयर होल्डर्स 75%,
ठीक है, एसआर की क्राइटेरिया की लिमिट भी यही है। तो अपना 3/4 शेयर होल्डर्स की कंसेंट ले लो। तो याद रखना गवर्नमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेशन आना क्या करना पड़ेगा, MSC 1 प्लस एसआर ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग के जो भी है, ठीक है। अब आ रहा है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे अंदाज से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, जहाँ इंपॉर्टेंट बोलूंगा वहाँ पे मैं आराम से करूँगा। तो आपके लिए याद रखना, देखो मैं जहाँ पे पिच हाई करूँ या जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ, सच में बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। चलो सर बताओ क्या इंपॉर्टेंट है, इतना मैं पिच हाई कर दिया था या लो कर दिया था। सुनो, a company shall be eligible to apply if, मतलब कंपनी शैल बी एलिजिबल, क्या एलिजिबल, जो MSC 1 की फाइल मतलब डॉर्मेंट के लिए जाने वाली है, अप्लाई कर सकती है इफ, कब कब, इंपॉर्टेंट है, कब कब, नो इंस्पेक्शन, अब तो पता हुआ क्या चलता है ये तो, नो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन ऑर्डर। सर इसका मतलब क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन क्या हुआ आपका, सुनो। अगर कंपनी, ये डॉर्मेंट कंपनी, मान लो कोई कंपनी है, डॉर्मेंट नहीं बोलूँगा, अभी कंपनी है, इस पे मान लो 206 207 हमने पढ़ा है सर इंक्वायरी इंस्पेक्शन वाला, इस पे कंपनी पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी स्टार्ट हो चुका है। अब ये कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी जा रही है MSC 1 फाइल करने प्लस SR पास करके। भाई नहीं कर सकते, याद रखना नहीं कर सकते, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपसे एग्जाम में। मतलब अगर किसी कंपनी का ऑलरेडी इंक्वायरी इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो कंपनी तेज बन के MSC 1 फाइल करने जा रही है और SR पास कर दिया उसने, तो भाई ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कंपनी एलिजिबल तभी हो सकती है जब उस पर इंस्पेक्शन इंक्वायरी नहीं चल रहा हो, इसलिए वर्ड हुआ है नो इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड, ठीक है। जब कैसे ऑर्डर होता है, जब कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन आता है, हम कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन का ऑर्डर नहीं पास कर, नहीं मतलब इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं या इनएडुकेट देते हैं, तो इंक्वायरी इंस्पेक्शन का ऑर्डर पास हो जाता है। तो ये 207 से ज़्यादा लिंक कर रहा है, ठीक है, जब ऑर्डर पास हो जाता है या 206 207 लिंक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी कंपनी में इंक्वायरी इंस्पेक्शन का ऑर्डर पास हो चुका है तो भाई तुम गवर्नमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अभी, क्योंकि तुम्हें तो अभी ट्रिब्यूनल लेगा, उसके बाद सोचेगा कि हाँ और भी किसी को देंगे हम तुम्हारी बजाने के लिए, ठीक है। तो अभी नहीं, इंक्वायरी इंस्पेक्शन होने दो। हमने पढ़ा भी था इंक्वायरी इंस्पेक्शन में कि एक सेक्शन आया भी था बीच में कि अगर इंक्वायरी इंस्पेक्शन हो रहा है तो कोई कंपनी वाइंड अप भी हो जाए ना, तभी इंक्वायरी इंस्पेक्शन करके जाएगी, मतलब अच्छे से तुम्हारी लंका लगाएगी वो, ठीक है। चलो सेकंड क्या बोला है, देखो यहाँ पे साफ मना किया, ये सब सारे पॉइंट्स मना है, मतलब अगर ये पॉइंट्स हिट कर गए ना तो वो MSC 1 नहीं फाइल कर पाएगा, तो कंपनी का इंक्वायरी इंस्पेक्शन का ऑर्डर नहीं पास होना चाहिए। सेकंड क्या बोला है, कंपनी नॉट हैविंग एनी पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, विच इज आउटस्टैंडिंग। मतलब अगर तुमने पब्लिक डिपॉजिट लिया हो ना, 73 74 सेक्शन में पढ़ेंगे हम, पढ़ा होगा अपने IPCC में, सॉरी। देखो कंपनी ने कोई भी पब्लिक डिपॉजिट लिया होगा ना, पब्लिक से पैसा डिपॉजिट, और ये पैसा लगाते हैं कंपनी, ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट लिया होगा ना, तो इस पब्लिक डिपॉजिट को तुम्हें पैसा चुकाना पड़ेगा पहले। तुम डॉर्मेंट बनने जा रही हो तो पब्लिक का पैसा चुका के जाना, तो ठीक है, तो पब्लिक का पैसा चुका के जाना, कहाँ कहाँ जाना, बंद होने नहीं, MSC 1 फाइल करने के लिए, ठीक है। तो पब्लिक डिपॉजिट का पैसा भाई दे के जाना, तो अपना जो भी अगर तुमने लिया आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या बोला, नो डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट और ओनरशिप। सर यहाँ किसकी किसकी बात कर रहा है, देखो मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनरशिप मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर्स। तो ये दोनों के बीच में ना तलवारबाजी ना चल रही हो, मतलब सिंपल सी बात है, झगड़ा ना चल रहा हो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ क्या होता है, मतभेद या जो भी है वो ना हो रहा हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ गया हो, मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे होंगे कि हमें रेवोल्यूशन का के लिए आपने ऐसा पास नहीं किया, अब हमें पता है कि 11% मैक्सिमम पर मिलता है, इसके आगे देना हो तो ओवर पास करना होता है, शेयर होल्डर्स ने पास किया नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले हम जा रहे हैं रिजाइन करके सारे, तो ऐसा रिजाइन होकर जा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर बीच में क्या, देखो वर्ड क्या, मैनेजमेंट क्या होता है, जो मैनेज करता है कंपनी, कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओनरशिप कौन होता है, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में ना कोई डिस्प्यूट ना हो, और तो डिस्प्यूट हो गया, मान लो क्वेश्चन में आ गया कि एक कंपनी है, उनके मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में डिस्प्यूट है और कंपनी MSC 1 फाइल करने जा रही है, क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है, ठीक है। चौथा क्या है, कंपनी हैज नॉट, जो कीवर्ड्स यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ के कीवर्ड्स क्या थे सुनो, कीवर्ड्स को मैं येलो कर देता हूँ,
पब्लिक डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे कीवर्ड्स है नो इंस्पेक्शन इंक्वायरी, ठीक है। अब चौथा क्या बोला, कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज। भाई तुम अपने भाई मजदूर लोगों का पैसा तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात, तुम्हें डिफॉल्ट नहीं करना है, बेचारे काम करते हैं वर्कमैन, अदरवाइज एक एक्ट भी बना हुआ है कंप्लेन करने के बाद। सुनो, कंपनी इन्होंने ईमानदारी से काम किया है, वर्कमैन आपके आपके वर्कमैन ने ईमानदारी से काम किया है, और आप उनका पैसा बचा रहे हो नहीं, क्योंकि हमें पढ़ा भी है, अगर किसी वर्कमैन डूज का 24 मंथ्स होता है तो एक वाटरफॉल उनको पेमेंट ही मिलता है। तो कंपनी याद रखना, तुम सोच रहे हो कि तुम गवर्नमेंट कंपनी बन जाओगी, कुछ साल के लिए इससे बच जाओगी, नहीं। अगर तुमने कुछ भी डिफॉल्ट किया है, ठीक है, तुमने कुछ भी डिफॉल्ट किया उन भाई मजदूरों का, वर्कमैन ड्यूज मतलब सिंपल सी बात, जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो भी अपनी कंपनी में टाइम दे रहे हैं, उनका कुछ भी डिफॉल्ट किया, मतलब डिफॉल्ट इन सेंस ऑफ क्या, पैसा, या मान लो उनका क्या वेजेस, या मान लो उनकी सैलरी, कुछ भी क्या डिफ़ॉल्ट, मतलब उनका पेमेंट मान लो मंथली का 1 लाख रुपीज़ था, आपने डिफ़ॉल्ट किया 50,000 रुपीज़ दिया, तो भैया ये डिफ़ॉल्ट ही है 50,000 रुपीज़ का। तो कुछ भी डिफ़ॉल्ट किया ना, कंपनी को अमाउंट नहीं बोला है कितना डिफ़ॉल्ट किया, सिंपल बात, पेमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज तुमने डिफ़ॉल्ट किया ना, तो भाई तुम कंपनी MSC 1 नहीं फाइल कर सकती। तो सिंपल सी बात है, तुम अगर MSC 1 फाइल करने जा रही हो ना, तो साफ सुथरी बन के जाना। फिफ्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो क्या बोला है, द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी the securities of company are not listed on any stock exchange। ये साफ बोल दिया, ये प्रोहिबिशन कर दिया, ठीक है। मतलब या तो इंडिया या तो आप फेसबुक के बाहर ले रहे हो, मतलब और आउटसाइड इंडिया। क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, याद रखना, सिंपल सी बात है, वो कंपनी MSC 1 फाइल नहीं कर सकती जिसके स्टॉक एक्सचेंज पे सॉरी जिसके क्या है लिस्टेड है शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब BSE और NSE, ठीक है। वहाँ पे क्या है, शेयर्स लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी है, मतलब वो लिस्टेड NSE BSE पे है। सर इंडिया में तो छोड़ो, बाहर भी नहीं बोला, मतलब तुम फेसबुक या मान लो बाहर भी कोई प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे तुमने क्या किया, अपने शेयर लिस्टेड किया, तो नहीं जा सकती। यहाँ पे याद रखना, मैंने ये येलो क्यों किया, यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं, देखो ये सब छुपा रुस्तम होता है, हम पढ़ते हैं हाँ ठीक है, इंडिया इंडिया दिमाग में चलता है, बट ये नहीं बोलते कि आउटसाइड इंडिया में किसी कंपनी ने अपना शेयर्स लिस्टेड किया होगा ना, वो कंपनी भी MSC 1 फाइल नहीं कर सकती है, ठीक है। और क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि कब कब कंपनी क्या कर सकती है, MSC 1 फाइल करने की एप्लीकेशन नहीं डाल सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स है, कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए इंडिया या आउटसाइड इंडिया में, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए वर्कमैन ड्यूज का, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए ओनर्स और इनके बीच में, आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए कोई भी पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। 6 क्या बोला, डज नॉट हैव एनी आउटस्टैंडिंग। सिंपल बात, तुम किसी का पैसा लेके मत भागो या पैसा लेके मत MSC 1 फाइल। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग किसको बोल दिया, स्टैट्यूटरी ड्यूज। सर स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब ग्रेचुटी का कोई पेमेंट होगा, GST का कोई ड्यूज पेमेंट होगा, कस्टम का कुछ पेमेंट होगा, टैक्स का इनकम टैक्स का पेमेंट होगा। तो कुछ भी स्टैट्यूटरी ड्यूज बचा हुआ है ना, मान लो डिमांड ऑर्डर आ गया, कुछ ड्यूज निकल गया है, मान लो तुमने टैक्स पेमेंट की, कुछ ऑर्डर आ गई और तुम वो पेमेंट नहीं किया और MSC 1 फाइल करने जा रहे हो, डोरमेंट इनएक्टिव कंपनी बनने जा रहे हो, डोरमेंट कंपनी बनने जा रहे हो, नहीं जा सकते। तो अपना सारा ड्यूज चुका के जाओ, कस्टम का पैसा वो देके जाओ, टैक्स का पैसा देके जाओ, GST का पैसा देके जाओ। और कंपनी लास्ट बोल दिया, कंपनी यहाँ पर लिख लो, कंपनी हैज़ नॉट एनी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, लोन। कंपनी के पास कोई आउटस्टैंडिंग लोन नहीं हो चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, दैट्स इट। अभी और देखेंगे थोड़ा, चलो चलिए आगे देखते हैं हम। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट अभी भी चीज़ सुनो क्या है। हमने क्या देखा, MSC 1 फाइल कर रहा है कौन, कंपनी टू ROC। और क्या देखा, कब कब फाइल नहीं कर सकता वो भी देख लिया। बट मान लो प्रॉपरली कंपनी का कुछ नहीं हुआ, कंपनी का कोई इंक्वायरी इंस्पेक्शन नहीं हुआ, कंपनी ने प्रॉपर आउटस्टैंडिंग लोन ड्यूज डिपॉजिट सब कुछ ठीक कर दिया, अब कंपनी फाइल कर सकती है MSC 1, हमने देखा है। इनएक्टिव होने के बाद कंपनी फाइल कर सकती है, मान लो डॉक्यूमेंट चाहिए तो फाइल कर सकती है। अब ROC पास चला गया, अब ROC क्या करेगा, एक मैं पूरा डायग्राम में समझाऊंगा, ठीक है। ROC क्या करेगा, ROC क्या करेगा सुनो, वेरीफाई करेगा, ठीक है। क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई क्या करेगा, फॉर्म को, जो MSC 1 है उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद क्या करेगा ROC, MSC 2 में क्या करेगा, कंपनी बता देगा कि या
अलाउ द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। ठीक है, मतलब कंपनी ने पहले फाइल किया MSc 1, आरओसी के पास आया, आरओसी ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप ये किया, सेकंड क्या किया, आरओसी ने क्या किया, वेरीफाई किया फॉर्म को। अब आरओसी ने क्या किया, अलाउ कर दिया फॉर्म नंबर 3 MSc 2 में अलाउ कर दिया। ये MSc 2 में अलाउ होगा, अगर MSc 2 आरओसी के तरफ से आ गया, समझ जाओ कि उसने बोल दिया कि या नाउ यू आर बी एलिजिबल टू बी अ डॉर्मेंट कंपनी। ठीक है, अब डॉर्मेंट कंपनी हो गई। इसके बाद कुछ और प्रोविजन देखो, ये तो याद रखना, MSc 1 आरओसी के पास वेरिफिकेशन होगा, आरओसी MSc 2 में बताएगा कि हाँ तुम डॉर्मेंट कंपनी के लिए अब अलाउ हो, तुम्हें स्टेटस मिल गया डॉर्मेंट कंपनी का। अब कुछ और पॉइंट सुनो इसमें। सर डायरेक्टर्स के क्या प्रोविजन है, मान लो डॉर्मेंट कंपनी में डायरेक्टर क्या प्रोविजन, देखो डायरेक्टर प्रोविजन कुछ नहीं है, सुनो। डायरेक्टर ऑफ डॉर्मेंट कंपनी इज सेम एज कंपनीज एक्ट 2013 वाला, अपॉइंटमेंट वाला। ठीक है, मतलब 3:2:1, 3 पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कंपनी। पक्का डायरेक्टर कोई लिमिट यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं है, मिनिमम डायरेक्टर वही होंगे 3:2:1। ओपीसी कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी बनने जा रही है 1, प्राइवेट 2, पब्लिक 3। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, अब कंपनी, मैंने क्या बोला, कंपनी यहाँ पे 2022 में क्या हुआ, कंपनी ने डॉर्मेंट कंपनी का पोजीशन के लिए अप्लाई किया, और कंपनी जानती थी 2024 में ये क्या होने वाली है, नॉर्मल होने वाली है, मतलब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई किया था। अब कंपनी नॉर्मल होके फ्यूचर प्रोजेक्ट जो थी उसको अट्रैक्ट करने वाली है। तो कंपनी ने यहाँ पे क्या फाइल किया था, सुनते जाओ, कंपनी ने क्या फाइल किया था MSc 1, और वहां से क्या आ गया था MSc 2। अब कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए जाने वाली है, तब क्या करना पड़ेगा, कंपनी को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा MSc 4। कंपनी अप्लाई करेगा क्या, तो किसको, आरओसी को, डेट इज MSc 4। सर 3 कहाँ गया, 3 कुछ नहीं होता, 3 एनुअल रिटर्न ये सबके लिए फाइल होता है, उसमें MSc 3 होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एनुअल रिटर्न। ठीक है, 1-2 इज रिगार्डिंग फॉर द भेजा एप्लीकेशन एंड वहां से क्या होता है जो अलाउ हो जाता है उसके लिए 1 और 2। 3 क्या है, एनुअल रिटर्न के लिए। 4 आता है प्रोसेस जब तुम फिर से एक्टिव कंपनी बनने वाली हो, या मान लो तुमने डॉर्मेंट कंपनी का पद छोड़ दिया, फ्यूचर प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, तो ऐसे ही नहीं चालू हो जाएगा, तुम्हें यहाँ फिर से एप्लीकेशन डालना पड़ेगा MSc 4 में। अब जब MSc 4 में एप्लीकेशन आ जाएगा, देन आरओसी क्या करेगा, तुम्हें फिर से देगा नहीं, आरओसी तुम्हारा MSc 4 वेरीफाई करेगा, वेरीफाई MSc 4, देख चेक करेगा कि या नाउ you are going to be a एक्टिव कंपनी। ठीक है, अब एक्टिव कंपनी आरओसी क्या बोलेगा, लो MSc 5 लो। ठीक है, MSc 5 में क्या होगा, बोल देगा हाँ तुम एक्टिव कंपनी। तो देखो एक सीक्वेंस है, MSc 1 में तुम डॉर्मेंट बनने जा रहे हो, MSc 2 में आरओसी ने वेरीफाई कर तुम्हें बोल दिया हाँ तुम डॉर्मेंट हो, MSc 3 में तुम एनुअल रिटर्न की फाइल लाते हो, एक तो साइड हो गया। MSc 4 में जब तुम फिर से एलिजिबल हो गए, मतलब इनएक्टिव से एक्टिव हो गए, या मान लो तुम डॉर्मेंट कंपनी से हट रहे हो, तो MSc 4 फाइल करो आरओसी को कि देखो सर हम अब क्या हो रहा है, अब हम एक्टिव बनने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट तुम एक्टिव नहीं बन जाओगे, तुम आरओसी को फिर से फाइल करना पड़ेगा। अगर तुम्हें आरओसी ने तुम्हें डॉर्मेंट बनाया है तो आरओसी तुम्हें डॉर्मेंट निकालेगा। अब आरओसी फिर से वेरीफाई करेगा MSc 4, अब आरओसी बताएगा इंटीमेट करके MSc 5 में नाउ तुम एक्टिव कंपनी बन चुके हो। ठीक है, तो एक पूरा प्रोसेस है, याद रखना 1 2 4 5, नॉट 3 अलग से होगा। ठीक है, 3 अलग से, 3 अलग से, 3 अलग से। ठीक है, चलो पक्का। ठीक है, चलो एक चीज और देखते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है, सुनो इंपॉर्टेंट क्या है। However, the registrar initiate the process of striking the name of company। ठीक है, नेम ऑफ कंपनी सुनते हो, इफ कंपनी, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, MCQ के लिए भी आता है। इफ कंपनी रिमेन्स डॉर्मेंट फॉर, देखो मैं येलो लिखाऊंगा MCQ के लिए जो हाईली इंपॉर्टेंट है उसके याद देखो, MCQ यहीं से कंसेप्ट बनेंगे, कंसेप्ट पता होगा आपको, MCQ लिखना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। रिमेन्स डॉर्मेंट फॉर कंसेक्यूटिव, बड़ा लिखूंगा, कंसेक्यूटिव 5 years। ठीक है, सिंपल सी बात क्या बोल रहा है, अगर देखो हमने बोला है कि तुम्हें डॉर्मेंट बनना है, तुम मान लो 1
1/1/2016 मान लो, ठीक है, मान लो, ठीक है, ठीक है, तुम 1/1/2016 में तुम क्या बन लो, मतलब 1/4/2016 में क्या बनो, इनकॉर्पोरेट होने वाले हो, तुम डॉर्मेंट बनने जा रहे हो, ठीक है, तुम डॉर्मेंट तुम्हें मिल गया, यहाँ पे डॉर्मेंट मिल गया। फर्स्ट ईयर तुम डॉर्मेंट रहे, सेकंड ईयर डॉर्मेंट रहे, मतलब 17 डॉर्मेंट रहे, 18 डॉर्मेंट रहे, 19 डॉर्मेंट रहे, 20 डॉर्मेंट रहे, 21 डॉर्मेंट रहे, 22 डॉर्मेंट रहे, 23 डॉर्मेंट रहे, 24 डॉर्मेंट रहे। पागल वागल हो गया, मजाक चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 मैक्सिमम तुम ठीक हो, मान लिया तुम्हें डॉर्मेंट बोला गया, तुम बोले हो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट, कहाँ है तुम्हारा फ्यूचर प्रोजेक्ट, ये तुम डॉर्मेंट डॉर्मेंट बनते ही जा रहे हो, तो नहीं, इतने दिन नहीं, मैक्सिमम क्या देंगे तुम्हें, 5 साल के लिए डॉर्मेंट बनने देंगे हम तुम्हें, और कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स लिखा है यहाँ पे। तो अगर कोई कंपनी डॉर्मेंट बनने जा रही है, ठीक है, उसने बोला है कि वो फ्यूचर प्रोजेक्ट हेल्ड करेगी, फ्यूचर प्रोजेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, तो कहाँ है तुम्हारा फ्यूचर प्रोजेक्ट, तुम तो 5 साल तक डॉर्मेंट बन गई, छठे साल तुम जा रहे हो ऐसे ही, 7वें साल ऐसे ही, 8वें साल तुम तो जिंदगी भर ऐसे ही डॉर्मेंट बनने जा रहे हो। तो एक काम करो, क्यों कंपनी बनाए, कंपनी बंद करो, खामा हमारे कंप्लायंसेस फाइल कर रहे हो, तुम भी फंस रहे हो, बंद करो कंपनी को। तो कोई कंपनी मैक्सिमम 5 साल तक लिए क्या ले सकती है, डॉर्मेंट कंपनी की पोजीशन ले सकती है, ठीक है। हमने देख लिया था कि MSC5 में क्या होता है, मैं बार बार पूछूंगा, MSC5 में क्या होता है, ROC बोलता है कि हाँ नाउ तुम एक्टिव कंपनी बन चुके हो, ठीक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में था, अगर क्वेश्चन स्टडी मैटर क्वेश्चन मैंने इसमें लिया था, अगर क्वेश्चन में रेंट का पेमेंट, अगर क्वेश्चन में रेंट का पेमेंट दिया है, ठीक है, दिया लिख देता हूँ, अगर क्वेश्चन रेंट का पेमेंट दिया है तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता, ओके। क्वेश्चन में आया होगा इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। अगर रेंट का पेमेंट दिया है, मान लो कंपनी ने बोला रेंट का पेमेंट है, क्या वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं, तो हमने पढ़ा है रेंट का पेमेंट हो, ROC का फीस हो, एनुअल रिटर्न का फीस हो, ये सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता है। इसके अलावा जो भी ऑपरेशन डेट बेस होता है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होता है, लाइक सेल परचेज, ठीक है। और क्या प्लस में 3/4 और SR इज मच नीडेड टू मेक, हमने देख लीजिए पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स है, ठीक है। मेक एन एप्लीकेशन विथ MSC1 जब डॉर्मेंट जा रहे हो तो SR पास करे जाना या 3/4 कंसेंट लेके जाना, ठीक है। और एक क्वेश्चन में देखो ये सारे क्वेश्चन में ही है, मैंने क्वेश्चन में डील कर दिया, स्टडी में क्वेश्चन में डिफाइन करके बनाया होगा, यहाँ पे नोट्स में थोड़ा दे दिया कि आपको एक आइडिया हो जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं। और क्या लिखा है, अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या इंक्वायरी हुई, ठीक है, ठीक है, जो ऑर्डर हो चुकी है, ठीक है, जो ऑर्डर हो चुकी है, देन नॉट अप्लाइड फॉर डॉर्मेंट कंपनी, ठीक है। तब तुम डॉर्मेंट कंपनी नहीं अप्लाई जाना, हमने देखा था ऊपर कि कोई कंपनी का इंक्वायरी इंस्पेक्शन चल रहा है तो वो अप्लाई नहीं करेगी डॉर्मेंट कंपनी को। क्वेश्चन दे सकता है कंपनी का ऑलरेडी इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऑर्डर पास हो चुका है इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या कंपनी MSC1 फाइल कर सकती है, मतलब कंपनी डॉर्मेंट के लिए जा सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 3 क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिखा, रेंट का पेमेंट इज नॉट ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, यू मस्ट नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन और टेक कंसेंट्स ऑफ 3/4 ऑफ द मेंबर्स एंड अटैच विथ MSC1, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या था, अगर इंक्वायरी चल रहा है तो क्या कंपनी MSC1 फाइल कर सकती है, मींस कंपनी डॉर्मेंट जा सकती है, नहीं, इंक्वायरी इंस्पेक्शन नहीं जा सकती है, कंपनी कोई डिफॉल्ट के नहीं जा सकती है, ठीक है। चलो डॉर्मेंट कंपनी खत्म। रजिस्टर वैल्यू देख लेते हैं, देखो रजिस्टर वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मई 22, देखो एकदम नहीं बोलो क्वेश्चन आ जाए, मैं को सुनाने मत आ जाना, मैं बता रहा हूँ एनालिसिस है कि रजिस्टर वैल्यू क्वेश्चन मिसलेनियस आ चुका है तो चांसेस कम है, बट जो भी होंगे इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा। मिसलेनियस में रजिस्टर वैल्यू 2-3 पेज का मैंने नोट्स बना रखा है अच्छा सा, ठीक है। चलो अभी देख लेंगे। चलो अब क्या करते हैं हम, जो रजिस्टर वैल्यूअर का पार्ट बचा हुआ था ना, मिसलेनियस का लास्ट टॉपिक वही है रजिस्टर वैल्यूअर, उसको कवर करते हैं। रजिस्टर वैल्यूअर इज इंपॉर्टेंट फॉर मई 22, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉर्मेंट कंपनी सब मैंने करवा दिया है, तो रजिस्टर वैल्यू को मेरा सोचना है ना कि इसको लिखने से ज़्यादा समझना चाहिए कि मैं इसको अपने जो नोट्स है उसके थ्रू उसके गो थ्रू करवा दूँ उस पर, ठीक है। चलो नोट्स, हाँ नोट्स, ठीक है। 3 पेज का मैंने रजिस्टर वैल्यू का नोट्स बना लिया, एक प्रॉपर नोट्स बना लिया कि हाँ अगर हार्डली टू हार्डली आया भी तो इसमें से आएगा, और आया भी था इस बार इसमें से आया था, ठीक है। चलो तो एडिट कर पाऊंगा नहीं इस पर, जितना समझा देता हूँ पहले।
सुनो, रजिस्टर वैल्यू को हम क्यों अपॉइंट करते हैं? मान लो कंपनी किसी कंपनी के साथ एमलगेमेशन होने जा रही है, कंपनी का मर्जर होने जा रहा है, तो हमें पता करना पड़ता है कि यार सामने वाली कंपनी का एसेट का क्या वैल्यू है। या मान लो कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रही है, तो मान लो हम शेयर सिक्योरिटीज की वैल्यू पता लगाते हैं, ठीक है। मान लो कंपनी बिकने वाली है, तो क्या करते हैं, हम उसके एसेट्स की वैल्यू पता लगाते हैं। तो रजिस्टर वैल्यूअर वर्ड में, इसके नाम में ही है वैल्यूअर, वैल्यू पता लगा के देता है कि हमें यार कितनी वैल्यू है इस चीज़ की, ठीक है। तो वेयर अ वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स प्रॉपर्टी। देखो सिंपल सी चीज़ है, देखो हार्ड कुछ नहीं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट को बताऊंगा क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, मैं क्वेश्चन देखा हूँ तब बता रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या नॉर्मल डेफिनेशन याद रखना, हाँ, वेयर ए वैल्यूएशन करना है इज रिक्वायर्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स की वैल्यूएशन हो सकती है, स्टॉक की वैल्यूएशन हो सकती है, गुडविल की वैल्यूएशन हो सकती है, नेट वर्थ की वैल्यूएशन हो सकती है, ठीक है। कौन करता है? वैल्यूअर, ठीक है। अब सर मैं पूछो, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाला है। अभी मॉक टेस्ट में मैंने दिया था, प्रीवियस आरटीपीज मॉक टेस्ट में क्वेश्चन घूमता है, अगर वैल्यू अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि ऐसा था कि रजिस्टर वैल्यू का अपॉइंट कौन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रजिस्टर वैल्यू को अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। तो वैल्यूअर अपॉइंटेड बाय ऑडिट कमिटी, ठीक है। 177 में पढ़ोगे ऑडिट कमेटी। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो रजिस्टर वैल्यूअर को अपॉइंट को सेक्शन 247 ही गवर्न करेगा उसको, ज्यादा बात इसके रूल्स में ही है। 247 यही है कि हाँ, वैल्यूअर क्या होता है, स्टॉक की, शेयर्स की, नेटवर्थ की सारी की वैल्यूएशन करता है। कब करता है? हम मर्जर एक्विजिशन करने वाले हैं, एमलगेमेशन करने वाले हैं, कोई शेयर्स में पैसा लगाने वाले हैं, तो वैल्यूअर को अपॉइंट करते हैं, भाई देखो वैल्यूएशन करके। अच्छा खासा नॉलेज है उनके पास, वैल्यूअर के पास, ठीक है। एग्जामिनेशन देना पड़ता है, इस पर डिग्री लेना पड़ता है, इसके लिए भी एग्जामिनेशन प्रोफेसर डिग्री देना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैल्यूअर का अपॉइंट कौन करता है। तो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, कौन करता है? ऑडिट कमेटी। सर ऑडिट कमेटी नहीं है तो तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर का समूह, हमने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो याद रखना, वैल्यूअर अपॉइंटेड बाय ऑडिट कमेटी इन एब्सेंस ऑफ ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है, ऑडिट कमेटी नहीं है, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। क्लियर? चलो, अब बोला है रोल ऑफ वैल्यूअर। वैल्यूअर मान लो कि वैल्यूअर अपॉइंट हो गया, तो काम क्या करेगा और कैसे करेगा और किस किस चीज़ों को देखेगा? तो रोल पूछ रहा है। आप सीए बन गया, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या क्या रोल हो गया आपको? हाँ, आपको ऑडिट देखना है, टैक्सेशन पार्ट देखना है, लिटिगेशंस देखना है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देनी है, क्या देखना है, ठीक है, छोटे ऑफिस वर्क भी देखना है, सब देखना है, तो आपके रोल है। तो यहाँ पे वैल्यूअर का रोल क्या होगा? ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। सिंपल सी बात है, ऑडिट भी हम ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देते हैं, ठीक है। तो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो करना कर लो। यहाँ भी क्या है, जो भी वैल्यूएशन दोगे ट्रू एंड फेयर दोगे, कहीं भी ओमिशन ऑफ एसेट्स नहीं कर दो, कहीं पे अंडर वैल्यू एसेट नहीं कर दो, कहीं पे ओवर वैल्यू एसेट नहीं कर दो, कहीं पे अंडर वैल्यू लाइबिलिटी नहीं कर दोगे, कहीं पे ओवर वैल्यू लाइबिलिटी नहीं कर दोगे। मतलब जो एडजेक्ट तुम्हें आ रहा है, जितने तुम्हें किया है, वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस। सर ड्यू डिलीजेंस क्या होता है? एक तो इसको होता है सतर्कता। मतलब आपने ये सीए कोर्स लिया होगा तो ड्यू डिलीजेंस करके लिया होगा। बहुत सारे लोग पीछे पीछे आ जाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो ड्यू डिलीजेंस करते हैं कि हाँ, आगे इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती है। तो ड्यू डिलीजेंस क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे वो टाइम हो या पैसा हो, उससे पहले हम क्या होता है? ड्यू डिलीजेंस करते हैं, ठीक है। स्टार्टअप चैप्टर में एसएफए में है ड्यू डिलीजेंस करना, कि आप किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो उस कंपनी में पहले ड्यू डिलीजेंस करो, मतलब एनालिसिस करो कंपनी में क्या ग्रोथ है, क्या प्रॉफिट है कंपनी में कौन कौन की मैनेजरियल पर्सन है, ठीक है। ड्यू डिलीजेंस कर लिया। वैल्यूएशन एज पर स्टैंडर्ड्स। हाँ, वैल्यूएशन का स्टैंडर्ड होता है, जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, कि रेवेन्यू को रिकॉग्निशन ऐसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ऐसे करना है, इन्वेंट्री को कॉस्ट, WNRB जो भी है ना, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, तो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स होते हैं। याद करने नहीं, हमें बस पता करना है कि हाँ, वैल्यूएशन एज पर स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है। अब क्या है, 3 साल पहले या 3 साल बाद नॉट अंडरटेकन सच एसेट्स ऑफ वैल्यूएशन। मतलब सर इसका कहने मतलब क्या है? मान लो कि ऑन टाइम, देखो इस पर लिख तो नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, चलो चलो लिख तो नहीं पा रहा हूँ, बट समझा देता हूँ, सुनो। क्या कहने मतलब इस पर समझाता हूँ, सुनो। मान लो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के कौन कहना? वैल्यूअर आने वाला है, वैल्यूअर, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का क्या करने वाला है? वैल्यूएशन करने वाला है। तो साफ बोल रहा है, तुम इस प्रॉपर्टी का जिसका वैल्यूएशन करने आ रहे हो ना, इससे 3 साल पहले, या मान लो वैल्यूएशन करने के 3 साल बाद तुम इससे लिंक ना हो। सिंपल सी बात है, मतलब 2020 में तुम इसका वैल्यूएशन करने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं हो कि 2018 में तुम्हारी प्रॉपर्टी हो। 2018 में प्रॉपर्टी थी, 2019 में मिस्टर राज की हो गई, 2020 में मान लो मिस्टर श्याम की हो गई, अब तुम श्याम की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने जा रहे हो, भाई 2018 में तुम्हारी थी, मतलब तुम 3 साल पहले लिंक थे, 20 से 19, 19 से 18, मतलब 3 साल के अंदर आ गया। या ऐसा ना हो कि 2020 में तुमने वैल्यूएशन किया, तो 3 साल बाद तुम इस प्रॉपर्टी खुद खरीदना चाह रहे हो, तो हो सकता है तुम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कुछ दिमाग लगाओगे इस पर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया? इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं बने एग्जाम में क्या बना दिया इन्होंने? कॉन्ट्रवेंशन, पेनल्टी का प्रोविजन।
भाई कौन पूछता है रजिस्टर वैल्यू से पेनल्टी का प्रोविजन? इतने अच्छे क्वेश्चन से पूछ लेता, ऑडिट कमेटी का पूछ लेता, अपॉइंटमेंट का पूछ लेता, ये 4 पॉइंट पूछ लेता, कैसे वैल्यूशन होंगे। पूछा क्या उसने? कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है, पूछा, बताया, मैंने ही बताया, मैंने बनाया था, ठीक है। तो कॉन्ट्रावेंशन पूछा उसने। कॉन्ट्रावेंशन का पूछा, इफ वैल्यूअर कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। पहले था 25,000 से 1 लाख, ठीक है। अब क्या बोल दिया? वैल्यूअर कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मतलब क्या हुआ? उसने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, ठीक है। 3 साल पहले या 3 साल बाद वाला चक्कर जो था उसने वो अट्रैक्ट कर दिया और बिना बताए वो सब काम कर रहा है। तो कोई भी प्रोविजन को उसने क्या किया? कॉन्ट्रावेन किया, गलत किया प्रोविजन का, तो डायरेक्ट बोला 50,000 की पेनल्टी, 50,000 की पेनल्टी, ठीक है। अब सेकंड क्या बोल दिया? अब उसने गलती किया है बट उसका इंटेंशन ही था फ्रॉड करने का। देखो, दो चीज है, एक तो उसने गलत किया, गलत किया मतलब प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन किया, तो डायरेक्ट बोला 50,000। सेकंड में क्या बोल दिया? वैल्यूअर अगर तुमने फ्रॉड किया, क्या लिखा है यहाँ पे? फ्रॉड किया, फ्रॉड, तो अमाउंट हो जाएगा 1 लाख से लेके 5 लाख तक, ठीक है। अमाउंट हो जाएगा 1 लाख से 5 लाख तक, और यहाँ पे इम्प्रेजमेंट नीचे लिखा गया, ठीक है। और इम्प्रेजमेंट 1 ईयर तक हो सकता है। सर अगर फ्रॉड मतलब जानबूझ के, इंटेंशनली, वो प्रोविजन कॉन्ट्रावेंस हो गया, अनइंटेंशनली हो गया, अनइंटेंशनली कोई प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन किया तो 50,000 की पेनल्टी है। बट तुमने फ्रॉड किया, फ्रॉड, ओमिशन, या कोई भी अंडू गेन एडवांटेज नहीं पढ़ते हम लोग, फ्रॉड की डिफिनेशन कल पढ़ा था हमने। कोई भी ओमिशन हो गया या कुछ भी मिसप्रेजेंटेशन किया तुमने, जो से अंडू गेन एडवांटेज हो रहा है, तुमने इंटेंशनली किया है, तो वो फ्रॉड होता है। उसमें तुम्हें 1 लाख से 5 लाख की पेनल्टी लग सकती है, इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक का हो सकता है, बीच में एक्सपेंड अप टू 1 ईयर तक हो सकता है, ठीक है। और भी क्या बोला उसने? तुम्हें जो रेम्यूनरेशन मिला ना फ्रॉड करने समय, तुम्हें जो रेम्यूनरेशन मिला ना, अब तुमने वैल्यूएशन तो किया होगा, अब और सीए ऑडिट करता है तो रेम्यूनरेशन चार्ज करता है, अपना फीस चार्ज करता है, तो वैल्यूअर भी चार्ज करेगा। मान लो 10 लाख रुपीस मिली, ठीक है, रेम्यूनरेशन। फ्रॉड केस में, फ्रॉड केस में बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मली प्रोविजन किया कॉन्ट्रावेंस तो 50,000 रुपीज है, फ्रॉड किया तो 1 लाख से 5 लाख रुपीस इम्प्रेजमेंट, और तुम्हें जो रेम्यूनरेशन मिला ना वो भी क्या करो? रिफंड करो, ठीक है, वो भी क्या करो? रिफंड करो। मान लो रिफंड कर दिया, ठीक है। और क्या बोला? एंड पे एनी डैमेजेस फॉर एनी इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग वैल्यूएशन। मतलब सर मान लो ये वैल्यूअर था, ये प्रॉपर्टी बिकने वाली थी, मिस्टर ए थे, मिस्टर बी थे, मिस्टर ए की ये प्रॉपर्टी थी, सुन लो, मिस्टर बी को बिकने वाली थी। वैल्यूअर जो था ना, ये मिस्टर बी के जान पहचान का था, इसने क्या किया ना, प्रॉपर्टी का वैल्यू बता दिया 10 करोड़ रुपीज, सुनते जाओ, 10 करोड़ रुपीज, जबकि एक्चुअल मार्केट वैल्यू इसकी 25 करोड़ होनी चाहिए थी। अब इसको तो पता ही नहीं था, ये बोला वैल्यूअर ठीक है, बाद में चला वैल्यूअर बायस था यहाँ पे। अब इसने 10 करोड़ प्रॉपर्टी दिलवा दिया मिस्टर बी को, अब इसको लॉस हो गया 15 करोड़ का। अब तो भाई वैल्यूअर तुमसे भी लॉस को डैमेज कर लेंगे। तुमने जो भी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग वैल्यूएशन किया है ना, इनकरेक्ट वैल्यूएशन किया तुमने, ना स्टैंडर्ड फॉलो किया ना कुछ किया, बस वैल्यूएशन डिग्री ले तो वैल्यूएशन वैल्यूएटर नहीं बन गए। फॉलो भी करना पड़ता है सारे स्टैंडर्ड, सारी डिग्री के प्रोविजंस को, ठीक है। तो जो भी देखो 3 चीज देखा हमने, नहीं फ्रॉड किया डायरेक्ट 50,000, फ्रॉड किया तो उसने क्या बोला लॉ ने? पहले 1 लाख से 5 लाख की पेनल्टी, इम्प्रिजमेंट भी 1 साल तक हो सकता है, रेम्यूनरेशन मिला वो भी तुमसे ले लेंगे, जो भी 10 लाख 5 लाख 4 लाख मिला, जो भी मिला रेम्यूनरेशन ले लेंगे। और क्या बोला? जो भी कंपनसेशन लॉस देंगे, जो भी सामने वाले बंदे को लॉस होगा तुम्हारी वैल्यूएशन करने से, उसको कंपनसेशन पे करेंगे। कब? फ्रॉड केस में, ठीक है। चलो, अब क्या बोला? क्वालिफिकेशन ऑफ वैल्यूअर, ठीक है, यहाँ पे IBBI लिख लेगा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, रजिस्टर वैल्यूअर का वो बोर्ड होता है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या बोला? ही इज अ मेंबर ऑफ रजिस्टर वैल्यूअर। आपको सीए बोलोगे तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगा? आप क्या हो गए? मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए एक्ट के तहत जिसमें सीए के मेंबर बनोगे, मेंबरशिप अप्लाई करोगे तभी तुम मेंबर कहलाओगे। वही बोला कि रजिस्टर वैल्यूअर क्या होगा? रजिस्टर वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए? मेंबर होना चाहिए, परफेक्ट मेंबर होना चाहिए। देखो ये नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। मेंबर होना चाहिए रजिस्टर वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। नेम ऑफ वैल्यूअर इज रिकमेंड बाय रजिस्टर वैल्यूअर। हाँ, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का चक्कर नहीं है, जो तुम्हारा नेम है, मतलब जो वैल्यूअर का नेम होने वाला है, वो कौन करेगा? रिकमेंड करेगा रजिस्टर वैल्यूअर। मान लो ICAI जाके कुछ आज कंडक्ट करता है कि सीए के लिए कि हाँ सीए, अगर मान लो ऑडिटर कोई काम है और लोग ICAI पास अप्रोच करने जाते हैं, तो ICAI क्या करेगा? अप्रोच करेगा, हाँ भाई ये सीए के पास चल जाओ, ऑडिट काम करें, ये सीए पास चल जाओ, ठीक है। सेकंड क्या बोला? ये इंपॉर्टेंट है, MCQ ये इंपॉर्टेंट है। पास, देखो सिंपल, पहले बोलता है मेंबर होना चाहिए रजिस्टर वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन का, IBBI, ठीक है। सेकंड क्या बोला? नेम, या ICAI, सेकंड क्या बोला? नेम ऑफ वैल्यूअर इज रिकमेंडेड बाय रजिस्टर वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो नेम रजिस्टर वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करेगा, आगे जाके ICAI भी मान लो कर सकता है तुम्हारा, ठीक है। A भी नॉट सो इंपॉर्टेंट, C बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को मैं लेसिन मान रहा हूँ, बट जितना हो रहा है मैं सब समझा देता हूँ आपको। C क्या बोला? पास द वैल्यूएशन एग्जाम। देखो जहाँ इंपॉर्टेंट समझना, पास द वैल्यूएशन एग्जाम एटलीस्ट 3 years बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन। मतलब अगर आप आज एप्लीकेशन डालने जा रहे हो, ठीक है,
आज एप्लीकेशन डालने जा रहे हो भाई, इस एप्लीकेशन डेट से 3 साल पहले एग्जाम पास करे जाना। वैल्यूएशन एग्जाम होता है, कंडक्ट कराता है ICAI कराता है, IBPI बोर्ड के साथ उसका लिंक होता है, ठीक है। तो मान लो कि ये तुम आज CA बने, ठीक है, तुम्हें वैल्यूअर बनना है, तुम चल के एप्लीकेशन डालें, नहीं, तुम आज एग्जाम एक आता है, वो क्या करोगे, पास करोगे पहले तुम, ठीक है। आ गया, देखो यहाँ पे लिखा क्या, पास, तुम अपेयर नहीं हो रहे हो, तुम पास कर रहे हो, मतलब तुम अपेयर की बात नहीं कर रहा है, पास मतलब तुमको एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। तब क्या बोल रहा है, देखो, पास द वैल्यूएशन एग्जाम एटलीस्ट 3 years बिफोर फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन। अब तुम जब पास किए एग्जाम, तो उसके एप्लीकेशन से क्या 3 साल पहले तुमको एग्जाम पास करना है, सिंपल सी बात ही समझ लो, इतना घुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तुम मतलब एप्लीकेशन ऐसे लेके नहीं आ सकते, तुम्हें अपना एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो पास द एवैल्यूएशन में एटलीस्ट 3 years बिफोर द एप्लीकेशन, ठीक है। 3 साल कम से कम पहले अपने एग्जाम, जब भी तुम एप्लीकेशन डालने जा रहे हो 3 साल पहले आके एग्जामिनेशन कम से कम पास कर जाओ, या मान लो जिस दिन पास किए उसके 3 साल बाद अपना एप्लीकेशन डाल देना, ठीक है। अब सेकंड लास्ट क्या बोला, ही हैज 3 years एक्सपीरियंस, हाँ 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए उसको, हर कोई वैल्यूअर नहीं बन सकता, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एंड इज ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया चाहिए जो फेमा के तहत होता है, फेमा पढ़ेंगे, ठीक है। पर PRI कैसे होता है, लेस देन 1 एक्सीडिंग 182 डेज से ऊपर इंडिया में हो तो PRI बनता है, ऐसा पढ़ेंगे, एक्सीडिंग 182 डेज में लिखा हुआ है, क्या, चौथा क्या, पांचवा क्या बोलते हैं, हिट इज फिट एंड प्रॉपर पर्सन। सब फिट मतलब क्या हुआ, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बॉडी वाला नहीं, फिट प्रॉपर मतलब क्या हुआ, इंटीग्रिटी का बंदा हो भाई, उसको भरोसा कर सके हम, फाइनेंशियली कैपेबल हो, क्या होता है उसको, इंसॉल्वेंट ना हो, कन्विक्टेड बाई कोर्ट के द्वारा कभी जेल वेल नहीं गया हो, ठीक है। ये यही सब है, इसका और कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या क्या सुनो, रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना चाहिए, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या, तुम CA क्यों हो, तुम मेंबर हो ICAI के। सेकंड क्या बोला, तुम्हारा नेम और रिकमेंड करेगा कौन, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, अगर आगे जाकर ICAI आपका नेम रिकमेंड कर सकता है इनकेस एनी ऑडिट आगे जाके। थर्ड क्या बोला, आपने एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए, जब एप्लीकेशन फाइल करने जाना उसके 3 साल पहले तक आपसे एग्जामिनेशन पास करना होगा। कंडक्ट कौन कराता है, IBPI किसके तहत करवाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, ICAI ICSI इनके द्वारा कंडक्ट करवाता है, ठीक है। चौथा क्या है, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आप क्या होना चाहिए, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। कैसे, फेमा के तहत, फेमा के तहत क्या बोला, प्रीवियस ईयर में 182 डेज एक्सीडिंग 182 डेज है, और भी चीज़ फेमा में आराम से देखेंगे, ठीक है। फेमा इज बहुत वास्ट चैप्टर है, ठीक है। और क्या बोला, ही इज ए फिट एंड प्रॉपर पर्सन, मतलब लंबा चौड़ा नहीं, इंटीग्रिटी का पर्सन, कैपेबल होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए, फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहिए, गुड कॉम्पिटेंस होना चाहिए, ठीक है। चलो ये क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट इसमें से पूछो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूअर को अपॉइंट कौन करता है, वैल्यूअर अपॉइंट करता है कौन, ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में 2-3 मॉक में देखा हूँ इसमें, ठीक है। चांसेस है, अगर आने होंगे तो यहाँ से आने का चांसेस है। रोल नहीं पूछता है, कॉन्ट्रवेंशन इसमें पूछ लिया, चांसेस कम है, बट याद रखना 50 है पेनल्टी है, फ्रॉड केस में 1 साल से 3 साल प्लस इम्प्रिजमेंट 1 साल तक हो सकता है। उसका क्या होगा, रिम्यूनरेशन वापस लेंगे, डैमेज होगा वो भी वैल्यूअर देगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है ये देख लिया, 3 साल का याद है, एग्जामिनेशन वाला, बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, फेमा तहत वाला पर्सन रेसिडेंट इंडिया, फिट एंड प्रॉपर पर्सन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब सुनो एक सेकेंड, सुनो। अब देखो इसकी क्वालिफिकेशंस तो देख लिया हमने, अब इसके क्या होते हैं, एजुकेशन स्किल्स देख लो, मान लो एकेडमिक क्या होना चाहिए, इसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टाइप क्या, देखो उसकी क्वालिफिकेशंस है कि वो क्वालिफिकेशन समझ लो, ये क्वालिफिकेशन का ही पार्ट हो गया, उसको मैंने ऊपर लिख दिया कि हाँ इतना तो होना चाहिए। अब क्या बोला, इसकी क्वालिफिकेशन चेक करने बोला, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, मेंबर होना चाहिए ना, ये सब क्वालिफिकेशन ही चल रहा है, तो क्वालिफिकेशन को और थोड़ा ब्रॉड किया गया कि देखो ये सब भी होना चाहिए, मतलब या तो इसमें से कोई एक होना चाहिए। ये तो इसकी फर्स्ट, मतलब कहते नहीं, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है इसका कि हाँ वो तो मेंबर कम से कम होना चाहिए। अब बोला है कि हाँ इतना तो होना चाहिए, अब इसमें से कोई हो जाए इन तीनों में से, या तो वो पोस्ट ग्रेजुएट करके आए हो और उसके पास 3 साल एक्सपीरियंस हो, या तो मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट लाइक ICSI, तो मतलब यहाँ पे और है, प्लस इसके साथ ये चारों एंड है, ठीक है। मतलब ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, ये क्या इसमें से कोई और लगा हुआ है, ठीक है, याद रखना। तो देखो क्या बोला है, वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में फर्क है, M.Com वाला बंदा, ठीक है। और प्लस एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट मतलब क्या, यूनिवर्सिटी बाई लॉ इन इंडिया, लॉ जो इंडिया में बनती है, उस दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 3 साल एक्सपीरियंस, 3 साल एक्सपीरियंस आपको हर जगह खोज रहा है, ठीक है। यहाँ भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा ही मांगा था आपसे, ठीक है। तो या तो कौन हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस एंड ये सब चीज। सेकंड क्या है, बैचलर डिग्री लेना चाहिए, B.Com टाइप का,
प्लस बोल दिया देखो तुम बीकॉम पे छोड़ दिया हमने, बट लेकिन हम तुमसे मांग रहे हैं 5 साल का एक्सपीरियंस। ऊपर तुमने पोस्ट ग्रेजुएट किया है इसलिए तुमसे कम साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। यहाँ तुमने बीकॉम ही करके छोड़ा है, अब तुमसे हम एक्सपीरियंस ज़्यादा मांग रहे हैं 5 साल का। मतलब ये प्लस ये 4 पॉइंट, या तो ये प्लस ये 4 पॉइंट, मतलब ये इसके साथ यहाँ पे और है। या तो तुम मान लो कोई बंदा है वो बैचलर डिग्री करके आया तो बोला तुम रजिस्टर फेलो बन सकते हो, बोलेगा नहीं। बोला क्यों? क्योंकि मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस किया। तो भाई 3 साल का एक्सपीरियंस किसके लिए? पोस्ट ग्रेजुएट वाले के लिए। तुम बैचलर बीकॉम करके आए हो, तुम्हारे लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है। तुम जितने छोटे नीचे आओगे एक्सपीरियंस बढ़ा देंगे तुम्हारा, ठीक है। लास्ट बोल दिया मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब सर ICAI, ICSI, ICMA, ICWI, इंस्टीट्यूट कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो 3 साल पोस्ट ग्रेजुएट को दिया गया, 3 साल ICAI वाले लोग को भी दिया गया, ठीक है। 5 साल किसको दिया गया? जो बीकॉम वाले लोग होते हैं उनको 5 साल वाले दिया गया, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ईजी है, ये सेम एज डायरेक्टर 164 वाला। देखना, ही इज नॉट अ माइनर। सबसे पहला भैया माइनर को तुम वैल्यूएशन करने दे रहे हो, कंपनी का ऊपर नीचे कर देगा सब कुछ, ठीक है। इतना ट्रस्ट करके मत देना, अदरवाइज एक्सेप्शन नहीं बताऊंगा, एक्सेप्शन कुछ है नहीं, माइनर नहीं हो सकता, ठीक है। ही इज नॉट कन्विक्टेड बाई कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ है सर, डायरेक्टर वाला यहाँ पे लिखना मिस हो गया। और डायरेक्टर वाला मतलब 6 महीने से ऊपर की सज़ा नहीं होनी चाहिए उस वैल्यूअर को, चाहे मोरल टर्पिट्यूड में हो अदरवाइज हो। 6 महीने से ऊपर की सज़ा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ऊपर की सज़ा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा? वो वैल्यूअर नहीं बन पाएगा। सेम यहाँ पे कूलिंग पीरियड 5 साल का है, तो 164 आपको याद हो रहा होगा ना, तो ये भी हिट हो रहा होगा। सेम 164 वाली कहानी, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आया था। 2 नंबर का वहाँ पे था, 2 नंबर का यहाँ पे था, क्या था बताता हूँ अभी, ठीक है। तो माइनर नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड बाय कोर्ट नहीं होना चाहिए, और वो 6 महीने से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अदरवाइज एक्सीड हो गया तो जितने साल की सज़ा है ना प्लस 5 साल का कूलिंग पीरियड कंप्लीट करके, मतलब बताइए दो सर एक बार, वहाँ बताया था मैंने, फिर बताता हूँ। ये वैल्यूएड है, इसको कोर्ट ने सज़ा दिया 8 मंथ्स का, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे सज़ा दिया 1 जनवरी को 8 मंथ्स का, ठीक है। 8 मंथ्स यहाँ ख़त्म हो गया, तो इतना दूर तो वैल्यूएड बन ही नहीं सकता ये। अब जहाँ पे ख़त्म हुआ ना, यहाँ से 5 साल का कूलिंग पीरियड, मतलब इस बीच में भी ये वैल्यूएड नहीं बन सकता, ठीक है। वैल्यूएड नहीं बन सकता, तो 5 साल का कूलिंग पीरियड है, याद रखना, ठीक है। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड मतलब क्या? उसकी गर्लफ्रेंड बोल दे, उसके पापा बोलते ये पागल है, तो नहीं नहीं, कोर्ट कॉम्पिटेंट उसने बोलना चाहिए कि हाँ ये अनसाउंड माइंड का बंदा है या अनसाउंड माइंड का बंदा नहीं है। किसी के बोलने से वो अनसाउंड माइंड नहीं होगा, ठीक है। इनकम टैक्स पेनल्टी अंडर सेक्शन 271J, कोई भी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट गलत नहीं फाइल किया हो उसने, पेनल्टी लगता है 10,000 का, ठीक है। एंड अपील टाइम एक्सपायर, ठीक है। अब मान लो इनकम टैक्स से पेनल्टी लगा दिया, और हाँ अपील तो हो सकता था। मान लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो। 271J में मान लो इस वैल्यूअर ने कुछ वैल्यूएशन किया, वैल्यूएशन रिपोर्ट किया, एंड इनकम टैक्स ने 271J में पेनल्टी लगा दिया, ठीक है। 271J में क्या लगा दिया? इनकम टैक्स ने पेनल्टी लगा दी, मान लो 10,000 रुपये की पेनल्टी थी, रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, 10,000 की पेनल्टी लगा दी है, शायद सर्टिफिकेशन में 10,000 की पेनल्टी है। अब मान लो ये वैल्यूअर ने बोला यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो किया नहीं तो काम करो ना, अपील फाइल कर दो, तुम अपील फाइल कर दो जाके। बट वैल्यूअर ये अपील फाइल कर ही नहीं पाया, जब कर नहीं पाया तो माना जाता है कि तुम दोषी थे। मान लो ये अपील फाइल कर देता तो भैया ये डिस्क्वालिफिकेशन में अट्रैक्ट नहीं होता, तो ये याद रखना। 271J की पेनल्टी भले ही लग गई है, बट क्या अपील टाइम एक्सपायर हो गया? अपील टाइम एक्सपायर नहीं हुआ। मान लो 30 डेज 60 डेज जो भी अपील टाइम का एक्सपायरी डेट है वो नहीं एक्सपायर हुआ, मतलब अपील टाइम लिख दिया कि अभी एक्सपायर नहीं हुआ, तो क्या डिस्क्वालीफाई हुआ? नहीं, क्योंकि अभी अपील डाल सकता है, क्योंकि हो सकता है इनकम टैक्स वालों ने गलत एग्जाम लगा दिया इस पर। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन याद रखना, अगर अपील टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है ना तो उसको डिस्क्वालीफाई करके मत आ जाना। हाँ अपील टाइम एक्सपायर होगा तो मान लो तुमने भी मान लिया कि हाँ तुमने गलती किया है, ठीक है, तो अपील टाइम एक्सपायर नहीं होगा। और क्या है? नॉट अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, हाँ इंस्टॉलमेंट ना हो, सिंपल बात है। और ये क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में, सेम पूछा था कि इम्प्रिजमेंट फॉर अ पीरियड 7 ईयर्स और मोर देन कभी नहीं बन सकता। सेम एज डायरेक्टर 164 का ही प्रोविजन है कि अगर कोई डायरेक्टर 7 साल की ज़्यादा के ऊपर सज़ा हो जाती है तो भाई वो कभी लाइफ टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। यहाँ भी क्या है, लाइफ टाइम वो नहीं बन सकता अपना, ठीक है। इम्प्रिजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर मोर देन वो कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। चलो चलो यहाँ तक हमने देख लिया डिस्क्वालिफिकेशन तक। अब देखो एक नया प्रोविजन है इसमें, नया प्रोविजन नहीं रेगुलेशंस में ही पार्ट है, सुनो। नो पार्टनरशिप एंटिटी और कंपनी शैल बी एलिजिबल टू रजिस्टर वैल्यूअर इफ, मतलब सुनो, अगर आप क्या कर रहे हो, मान लो कि मैंने क्या बोला, रजिस्टर वैल्यूएट करता है, या मान लो आपने क्या किया इस बार, कोई कंपनी बनाई और ये कंपनी का काम क्या है, वैल्यूएशन करना। या मान लो आपने कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, फॉर्म और कंपनी, इसका काम क्या है, वैल्यूएशन करना। तो
आप बना सकते हो, ठीक है, कंपनी पार्टनरशिप होकर बना सकते हो, बट याद रखना नो कंपनी और पार्टनरशिप, मतलब कोई कंपनी और पार्टनरशिप वैल्यूएशन नहीं कर सकती। कब वैल्यूएशन नहीं कर सकती? कब? देखो, इट हैज बीन सेट फॉर ऑब्जेक्ट अदर देन वैल्यूएशन सर्विस। मतलब सुनो 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 सुनो, हमें याद है कि हम अपने एमओए या मान लो पार्टनरशिप बन रही है, वहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, या मान लो उसके एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि ये वैल्यूएशन नहीं, ये कंस्ट्रक्शन काम करेगी, कंस्ट्रक्शन भी काम करेगी, इसमें लिखा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, नहीं। अगर तुम वैल्यूएशन कंपनी बना रहे हो या वैल्यूएशन पार्टनरशिप बना रहे हो वैल्यूएशन करने के लिए, तो याद रखना तुम्हारे ऑब्जेक्ट में या तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में ओनली वन एंड ओनली क्या होना चाहिए? वैल्यूएशन होना चाहिए। कि तुमने कंपनी और पार्टनरशिप बनाई है ना, तो सिर्फ वैल्यूएशन करो वहाँ पे, उसके अलावा कोई और सर्विस देने की उम्मीद मत रखना वैल्यूएशन में, अपने एमओई क्लॉज में या मान लो पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। तो ये याद रखना। सेकंड क्या बोल दिया? एनी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन अंडर गोइंग, मतलब तुम्हारी कंपनी बन गई, मान लो तुम कंपनी बन रहे हो, तुम्हारे में ना इंसॉल्वेंसी, अब ये बताऊंगा, ये अभी बताऊँ समझ आएगा नहीं आएगा। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन अंडर गोइंग मतलब होता है जैसे कि कंपनी मरने वाली है, उससे पहले तो संभाला जा रहा है, मतलब रिजोल्यूशन प्रोसेस मिल चुका है, मतलब कंपनी में ना कुछ डिफॉल्ट किया है क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर का पेमेंट नहीं कर पा रही है, और कंपनी में जस्ट लाइक वाइंडिंग अप लिक्विडिटी समझ लो, कंपनी में CIRP का प्रोविजन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब क्या होता है सर, ये जस्ट लाइक लिक्विडेशन के पहले का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि कंपनी को अब वहाँ पे RP अपॉइंट होता है, ठीक है, और क्या करता है वो, IRP होता है, फिर IRP से RP होता है, सब पढ़ेंगे अभी, IBC पढ़ेंगे। तो कंपनी सिंपल समझो, कंपनी में ना लिक्विडेशन प्रोसेस नहीं चालू हुआ है या IRP प्रोसेस नहीं चालू हुआ है, कंपनी अभी साफ सुथरी है, इतना समझ लो बस, ठीक है। ऑल डायरेक्टर एंड पार्टनर्स आर माइनर। अब मान लो कंपनी में डायरेक्टर होता है, हमें पता है, कंपनी प्राइवेट बनी तो 2 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक बनी 3 डायरेक्टर, तो पीसी मतलब प्राइवेट नहीं 2 डायरेक्टर है, या मतलब पब्लिक बनी 3 डायरेक्टर है, तो भाई तीनों डायरेक्टर क्या होना चाहिए? साउंड माइंड के। ये नहीं हो कि कोई पागल को बना दियो डायरेक्टर, ठीक है, और वैल्यूएशन करने वाला, याद रखना सिर्फ एमओए में उसका वैल्यूएशन होना चाहिए, उसके अलावा कोई काम नहीं होनी चाहिए उसकी, ठीक है। और ये मान लो कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप हम है, तो भाई इसके 3 पार्टनर है मान लो, तो सब क्या होना चाहिए? साउंड माइंड होनी चाहिए, ठीक है, परफेक्ट अनसाउंड माइंड होनी चाहिए। और क्या बोल दिया, सुनो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कंपनी है, सुनो, अगर कंपनी है इंपॉर्टेंट है, तो उसमें 3 डायरेक्टर, ठीक है, मान लो 6 डायरेक्टर, तो उसमें 3 डायरेक्टर एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर होने चाहिए, ठीक है। सपोज कंपनी है 1 2 3 4 5, मान लो ABCDE, इसमें से 3, मतलब मान लो ये CDE है ना, इसने वैल्यूएशन एग्जाम पास किया है 3 ईयर पहले वाला, प्लस ये मेंबर है किसका? रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन का। ये दोनों नहीं भी है तो चलेगा, तो मतलब 3 डायरेक्टर एज अ रजिस्टर्ड वैल्यू होना चाहिए, या मान लो पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसके 3 पार्टनर एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना चाहिए, मतलब मेंबर होना चाहिए। सब पार्टनरशिप फॉर्म 2 पार्टनर किए तो दोनों होना चाहिए, फिर तो मतलब 3 कम से कम होनी चाहिए। अगर मान लो 10 पार्टनर है तो 3 तो कम से कम होनी चाहिए, सब पार्टनर ही 2 है तो दोनों होनी चाहिए फिर, ठीक है, मतलब दोनों होने चाहिए फिर, ठीक है। चलो क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? ऑडिट कमेटी, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर ऑडिट कमेटी का कंपनी में बना हुआ है तो ऑडिट कमेटी रजिस्टर वैल्यू अपॉइंट करेगा, अदरवाइज नहीं है तो इन एब्सेंस ऑफ ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो याद रखना ये 3 वाला याद रखना, कंपनी बनाए हो डायरेक्टर, अगर 10 डायरेक्टर है तो उसमें याद रखना 3 एज अ रजिस्टर वैल्यू होना चाहिए, मतलब वो एग्जामिनेशन पास करना चाहिए, मेंबर होना चाहिए रजिस्टर वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन का। सर 3 से कम डायरेक्टर है तो मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया तुमने, तो दोनों डायरेक्टर क्या होने चाहिए? रजिस्टर वैल्यू होनी चाहिए। सर 4 डायरेक्टर है तो 3 होनी चाहिए, सर 5 है तो 3 होनी चाहिए, सर 6 पार्टनर है तो 3 पार्टनर रजिस्टर वैल्यू होनी चाहिए, सर 10 पार्टनर है तो 3 पार्टनर होना चाहिए, 20 पार्टनर है तो 3 पार्टनर कम से कम मिनिमम रजिस्टर वैल्यू होनी चाहिए, सर 2 ही पार्टनर है तो दोनों होनी चाहिए फिर, ठीक है। चलो लास्ट देख लेते हैं। जो भी तुम वैल्यूएशन कर रहे हो, नॉर्मल लक्स पॉइंट है, मस्ट बी डन एज पर वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स, और वैल्यूएशन स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय अथॉरिटी बनाती है वैल्यूएशन स्टैंडर्ड, जैसे ICA बनाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, नफड़ा को देखते हुए, शायद मैंने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है अकाउंट्स का, ठीक है। तो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड ही बनता है कि वैल्यूएशन कैसे करना है, शेयर्स के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए, स्टॉक के लिए, बिल्डिंग के लिए, तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है इनका। तो स्टैंडर्ड याद करना नहीं, बस इतना याद रखना, हाँ वैल्यूएशन एज पर स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफिसर शुड टेक असिस्टेंस ऑफ अनदर रजिस्टर वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यूएशन ऑफिसर कर रहा है ना, वो चाहे तो हेल्प ले सकता है, ठीक है, शुड ऑल्सो टेक असिस्टेंस ऑफ अनदर रजिस्टर वैल्यूअर, बट ये नहीं बोलना कि अगर वो रजिस्टर वैल्यू का हेल्प लिया ना, उसने कुछ गड़बड़ किया ना, तो ये मत बोलना मेन वैल्यूअर कि उस वाले ने गलत किया, नहीं। इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट अराइज टू द फर्स्ट वैल्यू, ऑलवेज, यहाँ पे वर्ड मिस हो गया, कट गया होगा, ऑलवेज गिव टू द फर्स्ट वैल्यू, मतलब कुछ भी मिस्टेक हुआ ना, तुम ये मत बोल देना तुमने इसका असिस्टेंस लेना उसके वजह से हुआ, नहीं, तुम लाइबल तुम ही हो गए, ठीक है, तुमने डेलीगेट बस रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, अदरवाइज कुछ गलत काम हुआ तो लाइबल तुम फर्स्ट वाले वैल्यूअर ही हो गए। तुम हेल्प लो कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ गलत हुआ तुम ये मत थोप देना उस पर कि भैया उसने मैंने उसकी हेल्प ली थी, उसने गलत किया, क्यों लिए हेल्प तुमने, रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो गए,
ठीक है। द वैल्यूअर स्टेट इन इस रिपोर्ट, वैल्यूअर अपने रिपोर्ट में क्या क्या बताएगा, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, क्यों वैल्यूएशन कर रहा है भाई, तुम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, पार्टनरशिप फॉर्म में जा रहे हो, डील यूज करने जा रहे हो, या मान लो तुम लिक्विडेशन में हो, तो पर्पस बताएगा वैल्यूएशन का, प्रोसीजर बताएगा उसने क्या क्या किया, कौन कौन स्टैंडर्ड को फॉलो किया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था वैल्यूएशन स्टैंडर्ड, कौन कौन सा वैल्यूएशन स्टैंडर्ड फॉलो किया, सबसे पहले बताएगा पर्पस, फिर वैल्यूएशन स्टैंडर्ड, फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, वैल्यूअर कब अपॉइंट हुआ, सिग्नेचर देगा अपना, प्लस डेट ऑफ रिपोर्ट, अब अपॉइंटमेंट में काम स्टार्ट किया हो तो डेट ऑफ रिपोर्ट होगा, अपॉइंटमेंट 1 अप्रैल को, तो रिपोर्ट 1 मई को जाएगा, मान लो एग्जाम्पल है। नेचर एंड सोर्स ऑन विच इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड, कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया तुमने, वेबसाइट का यूज़ लिया, डाटा सर्विस किया तुमने, प्रीवियस कुछ वर्किंग फाइल देखी तुमने, किसका असिस्टेंस लिया, बताओ कहाँ से इन्फॉर्मेशन लिया, ठीक है। नेम ऑफ एसेट बिंग वैल्यूड, कौन कौन से एसेट वैल्यू हुई है, बिल्डिंग किया तुमने, प्रॉपर्टी किया, स्टॉक किया, क्या क्या किया, सब लिखो, सिंपल सी बात है, नॉर्मल चीज़ है भैया, ठीक है। नेम ऑफ वैल्यूअर, अपना भी नाम बताओ तुम कौन सा वैल्यूअर हो, पक्का। और एक्सपर्ट, अगर तुमने एक्सपर्ट की असिस्टेंस ली होगी वो भी बताओ। लास्ट में कंक्लूजन कि तुम्हारा क्या रिपोर्ट निकला, कि वैल्यूएशन क्या होना चाहिए एज पर मार्केट वैल्यू, तुम्हारे हिसाब से क्या है, ठीक है। तो सिंपल से क्या है, पर्पस, प्रोसीडर, डेट, सिग्नेचर, भैया डेट अपॉइंटमेंट बाद डेट ऑफ रिपोर्ट भी तो दोगे, रिपोर्ट देने बाद क्या नेचर, सोर्स बताओगे, इन्वेस्टिगेशन, जैसे हम ऑडिट में एविडेंस कहाँ से कलेक्ट करते थे, यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन सा सोर्स तुमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, और लास्ट में क्या एक्सपर्ट, लास्ट में कंक्लूजन। सेक्शन 8 पर हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है, सेक्शन 8 कंपनीज और एनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट लाइक ICAI एंड ICSI बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ICAI हमारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ही बना हुआ है, ठीक है। और सेक्शन 8 कंपनीज और ICAI याद रखना, बस ऐसे याद रखना, ICAI और सेक्शन 8 कंपनीज या और भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स ICSI भी, ठीक है, सब वाले इज रेगुलेटेड द वैल्यूएशन एग्जाम, ये लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। मेन बोर्ड कौन है इसका, IBBI, वो क्या करवाता है, इनको अथॉरिटी देता है कि आप वैल्यूएशन एग्जाम्स कंडक्ट कराओ, ठीक है। तो मेन जो बोर्ड है, सुनो, मेन बोर्ड यहाँ पे है, ये देता है ICAI, ये जो प्रोफेशनल लोग वाले हैं ना, ये वाले सुनो, ये वाले जो पार्लियामेंट एक्ट बने हुए हैं, इनको क्या बोलता है, आप क्या करो, आप एग्जाम कंडक्ट कराओ, ठीक है। तो ये लोग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, क्या प्रोसीजर होता है ये सब फॉलो करवाते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोग सेक्शन 8 कंपनीज भी करती है, इसमें काम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट वाले लोग करते हैं, ठीक है, ठीक है, देखो, ठीक है, क्या 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 काम करते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, इनको ट्रेनिंग्स भी देते हैं, सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी देते हैं, ठीक है, और मॉनिटरिंग भी करते हैं, चेक भी करते हैं कि काम कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और ग्रीवेंसेस रिजॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, ऊपर बैठा हुआ IBBI, इनके अंडर बना दिया इन्होंने ICAI ICSI लोग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बना दिया है, मान लो और भी सेक्शन 8 कंपनीज खोल दिया है कि आप वैल्यूअर की सुनोगे, आप वैल्यूअर की बातें ठीक करोगे, आप वैल्यूअर को सर्टिफाई करोगे, वैल्यूअर को ट्रेनिंग दोगे, सब कुछ आप ही करना है आपको, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है ये। कोई भी एक कंप्लेंट करना है वैल्यूअर के अगेंस्ट तो 1000 रुपये देके तुम फाइल कर सकते हो, ठीक है, नॉन रिफंडेबल है। और अथॉरिटी ICAI जो भी अथॉरिटी, IBBI जो भी अथॉरिटी है उसको एग्जामिन करे, कंप्लेंट को एक्सेप्ट करेगी। लास्ट बोल दिया, कोई भी रिपोर्ट तुम गलत फाइल कर रहे हो, सेक्शन 448 में याद रखना, उसमें पेनल्टी लगता है, ठीक है। तो ये ईजी है। तो मेन याद रखना, सेक्शन 8 कंपनीज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनती है वो भी क्या करती है, गाइड करती है वैल्यूअर को, एग्जामिनेशन लेती है, उनका ग्रीवेंसेस रिजॉल्व करती है, प्रैक्टिस को सर्टिफिकेट देती है, मॉनिटरिंग करती है, ठीक है। वैल्यूअर क्या क्या रिपोर्ट डालेगा हमने देख लिया, पर्पस कब अपॉइंट हुआ, कब रिपोर्ट दिया, सब देख लिया हमने। एज पर वैल्यूएशन स्टैंडर्ड ही होगा, असिस्टेंस ले सकता है, बस असिस्टेंट ये नहीं बोलेगा कि उसने गलती किया तो वो गलती है सेकंड वैल्यू, नहीं, फर्स्ट वैल्यू हमेशा लाइव होगा, ठीक है। चलो मिसलिनियस खत्म, कल कोशिश करूँगा FCRA उठा दूँ, 3 दिन में FCRA भी खत्म कर देंगे, उसके बाद मीटिंग और बोर्ड उठाऊंगा, ठीक है। चलो गुड नाइट।